नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आपको हर विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप इतना तो कष्ट कर सकते हैं कि आप अपने जो भी विषय आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके उस प्लेलिस्ट को ढूंढ लें। एक बार प्लेलिस्ट आपको मिल गई तो आपको सारे जो आपके लेसन है वो बिल्कुल सीरियल वाइज अरेंज किए गए और आपको उस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होगी। और यदि कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो कमेंट के माध्यम से या फिर एंड वीडियो के माध्यम से आपका वो सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो चलिए हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेसन नंबर 5 के जो क्वेश्चन आंसर उसके समझ रहे हैं कि मेरा एक ही लक्ष्य जो मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ कि मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन आंसर समझाना, न कि रटवाना। ठीक है, मैं आपको जल्दी से पढ़कर सुना देता और आपसे कहता स्क्रीनशॉट ले लेना और आप याद कर लेना। ठीक है, आपको टेक्निकल लैंग्वेज भी बताऊंगा कि मतलब क्या है और आपको अपनी जो भाषा है जिस भाषा में आप आसानी से याद कर सकते हैं तो उसमें मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो चलिए हमारा आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में। चीजें क्लियर? देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक, भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी भारतीय 18 वर्ष से ऊपर है या फिर 18 वर्ष का है या फिर 18 वर्ष से ऊपर है, उसको वोट डालने का अधिकार है। वो वोट डालकर अपनी सरकार चुन सकता है। चीजें क्लियर है? अब है कि इसमें जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी मतों का समान मूल्य है, मतलब कि सभी जो वोट है, एक आदमी का एक वोट है तो बराबर है। ये नहीं कि कोई आदमी बहुत अमीर है तो उसके वोट ज्यादा गिने जाएंगे, उसका भी एक वोट है। कोई आपका बिल्कुल गरीब आदमी है, उसका भी वोट है। इस लाइन का मतलब है सभी मतों का समान मूल्य होता है। ये थी आपकी टेक्निकल लैंग्वेज, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार इसको रिवाइज करवाता हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। मतदान का अधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। ये आपका सार्वभौमिक मताधिकार। क्या भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है? हाँ, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है, क्योंकि भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल का है या फिर 18 साल से ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, न उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग मतलब पुरुष या महिला, शिक्षा या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी मतों का समान मूल्य है। टेक्निकल लैंग्वेज होगी। अब हम हमारी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी कोई उस क्षेत्र में वयस्क है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र की बात लगा लीजिए कि उस क्षेत्र में कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है और उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आपको ये चीज याद रखनी है कि उसके साथ हम जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। ये है आपका सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार क्या कहलाता है? आपका सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कि प्रत्येक वयस्क, देखिए, सार्वभौमिक मतलब पूरे क्षेत्र पर, वयस्क को क्या है? मत का अधिकार है बिना किसी भेदभाव को। क्या कहलाता है? सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। खुद आंसर लिखा पड़ा है भी आपके सामने। सार्वभौमिक मतलब पूरे देश में भी, पूरे क्षेत्र में भी हो सकता है, किसी देश में भी हो सकता है कि पूरे देश में प्रत्येक वयस्क को मत का अधिकार प्राप्त है बिना किसी भेदभाव के। तो ये क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार होता है। अब आप बताइए भी, चीजें क्लियर? स्क्रीनशॉट की आप में से कोई को बीमारी है तो वो ले लीजिए भी, बाकी आप याद करिए, क्वेश्चन को समझिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। अब निर्वाचन प्रणाली भी क्या है? निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्या होता है? निर्वाचन होता है चुनना भी किसी चीज को। ठीक है, क्या होता है? चुनाव ही मान लीजिए
कि निर्वाचन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से चुनाव करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव ही होता है, किसी को चुनना। तो निर्वाचन प्रणाली वह प्रणाली या व्यवस्था है, ठीक है, प्रणाली भी आप बोल सकते हैं, कि वह व्यवस्था है। ये क्या है? आपकी व्यवस्था है। भी थोड़ा सा और डार्क करता हूँ येलो में ताकि आपको दिख जाए हिसाब से कि यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से क्या है? चुनाव करवाए जाते हैं। अब चुनाव जब हम करवाते हैं तो क्या क्या चीजें करते हैं? यही है ना। तो इसमें मतदाता सूची बनाना भी, कि कौन कौन वोट डालेंगे, जो वयस्क थे ना आपके, उनकी सूची बनाना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, मतदाता की सूची करवाना, मतदान करवाना, ठीक है, मतगणना करना। मत मतलब वोटों की गिनती करना। मत का मतलब क्या है? यहाँ पर वोट है भी। और परिणाम घोषित करना शामिल होता है। यह प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है, ठीक है, कि जो चुनाव हो क्या हो, स्वतंत्र रूप से किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगी। तो मेनली बात है कि आपका निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था है जिसके माध्यम से चुनाव करवाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? मतदाता सूची बनाना, मतदान करवाना, मतदान गणना करना, उनकी गिनती करना, विजेता घोषित करना कि चुनाव कौन जीता है। यदि मैं स्पष्ट रूप से बताऊं ना तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, आपको 2-3 लाइनों में अब में समेटना पड़ रहा है। तो चुनाव प्रणाली में क्या होता है कि सबसे पहले पूरा देश है, अब ध्यान से सुनना, क्या है आपकी मतदाता प्रणाली पूरी, ये निर्वाचन प्रणाली, कि ये आपका पूरा देश है। सबसे पहले तो इस देश को क्या है कि क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। अलग अलग चुनाव के बारे में अलग अलग बात करेंगे हम। ये देश मान लिया, कोई भी एक देश है, हमने इसके इतने हिस्से कर दिए, कितने, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बांट दिया। तो 6 हिस्सों में चुनाव होंगे। कितने होंगे? 6 प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि मतदाता सूची बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? मतदाता सूची बनाई जाएगी कि कौन कौन वोट डाल सकते। प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग होगी, प्रत्येक क्षेत्र की क्या होगी? अलग अलग होगी मतदाता सूची, ठीक है। और जो भी व्यक्ति, फिर क्या है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है भी, ठीक है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता तो उनके लिए आवेदन प्राप्त करता है भी, ठीक है। चुनाव आयोग बना रखा हो, क्या है, जो भी चुनाव लड़ना चाहेगा उससे कहेगा कि बताइए कौन कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसमें से क्या है कि इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति आएंगे, इसमें लड़ने के लिए आएंगे। तो उसके लिए शर्तें हैं कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं। तो इसमें क्या कि यहाँ से लोग इकट्ठे होकर आएंगे। इकट्ठे मतलब कि जैसे आपके गांव में सरपंच का चुनाव होता है भी, ठीक है। तो फिर क्या करेगा? उसको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? चुनाव चिन्ह। किसी को आपको फूल का दे दिया, किसी को हाथ का निशान दे दिया, किसी को किसी प्रकार का निशान दे दिया। फिर वोट डलवाए जाएंगे, फिर वोटों की गिनती होगी, फिर विजेता घोषित करवाया जाएगा। ये सब क्या निर्वाचन प्रणाली में आता है। और आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है कि निर्वाचन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है, या फिर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। ये आप लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। किसका चुनाव किया जाता है? प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इसमें मतदाता सूची का बनाना, मतदान करना, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे काम करती है? जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। मतलब यही पूछा कि भारत में चुनाव कैसे करवाए जाते हैं। सबसे पहले जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उनसे आवेदन लिए जाते हैं। देखिए किस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूँ निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार से काम करती है। तो हम पहले नंबर में मान लेते हैं कि सबसे पहले जो मतदाता सूची है ना, वो आपकी तैयार करवाई जाती है। कि मतदाता सूची भी नंबर 1, सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करवाई जाती है। आपको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे आपको याद रहेगा भी। आपके गांव में भी होता है ये, ठीक है। फिर क्या है, जो आवेदन लिए जाते हैं, जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है, उन व्यक्ति अगर वे शर्तें पूरी करती हो ना चुनाव लड़ने की, कि जैसे आपका सरपंच का चुनाव उसकी 21 वर्ष होना चाहिए। जो आपका, यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। जो भी जरूरी चीजें हैं, यदि कोई व्यक्ति उन शर्तों को पूरा करता है तो हम सीधा लिख देते हैं कि वो आवेदन कर सकता है। फिर क्या लिए जाते हैं? आवेदन भी क्या लिए जाते हैं कि जो चुनाव लड़ना चाहता है उनसे आवेदन लिए जाते हैं। आवेदनों की जांच होती है कि इसने जो कंडीशन बताई थी अपने चुनाव लड़ने के लिए, ये पूरी है या नहीं। मान लेते एक 16 साल का बच्चा है, वो फॉर्म भर देता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उम्र उसकी अभी पूरी नहीं। उम्र की कितनी बताई थी आपकी? किसी चुनाव में 21 होती है, किसी में 25 होती है। तो अगर वो उसकी उम्र है वो पूरी नहीं होगी तो उसका आवेदन कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ से ठीक। फिर क्या है
चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं भी। क्या दिए जाते हैं? चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। चीजें क्लियर आपको? हम मान लेते हैं कि आवेदन ए और बी और सी ने किया था भी। क्या किसने किसने आवेदन किया था? ए बी सी ने आवेदन किया था। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सी के डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं थे, जो कंडीशन थी, शर्तें थी, पूरी नहीं थी। सी का आवेदन कैंसिल हो गया। अब जिनका आवेदन स्वीकार कर लिया था उनको निशान दिए जाते हैं। ए बी को निशान मिलेंगे। ए का निशान हमने मान लिया, किस चीज को मान लिया? ए का निशान है वो आपका गिलास का निशान है। किसका निशान है? गिलास का निशान है। और बी का निशान है वो आपका किसका निशान होना है? बी का निशान आपका हमने चश्मा बना दिया। भी क्या बना दिया? बी का निशान हमने चश्मा बना दिया। तो निशान दे दिए। फिर क्या होगा? मतदान भी। क्या होगा? मतदान होगा भी। क्या होगा? मतदान। लोगों से क्या होगा कि वोट डालिए। और मतदान भी कैसा होता है? गुप्त मतदान। क्या है? मतदान गुप्त रखा जाता है कि पता नहीं चलता किस व्यक्ति ने किसको वोट डाले। गुप्त मतदान होगा। मतदान के बाद वोटों की गिनती भी। क्या होगी? वोटों की गिनती होती है। ठीक है। और गिनती के बाद जो विजय होता है, जो जिसको ज्यादा मत मिलते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये आपकी मतदाता प्रणाली पूरे भारत की। ये चीज आपको समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। सारा प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली समझा दिया किस प्रकार से होती है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक मतदान करते हैं। चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है। जो चुनाव है ना वो कौन करवाता है? एक आयोग बना रखा है। ठीक है। ताकि किसी का वो दबाव न ले, तो भारतीय चुनाव आयोग है वो क्या मतदान करवाता है। मतदान ईवीएम के माध्यम से होता है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके द्वारा हम वोट डालते हैं। और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह विजयी घोषित होता है। टेक्निकल लैंग्वेज है ये, आपकी घरेलू लैंग्वेज है आपकी, तो आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। और सबसे बेस्ट होगा आपका जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया अभी। चीजें के लिए चुनाव करवाता कौन है? भारतीय चुनाव आयोग। कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीजें क्लियर? और इस प्रकार से चुनाव भारत में होता है। मतदाता सूची बनेगी, आवेदन लिए जाएंगे, चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे, फिर गुप्त वोट डाले जाएंगे। आप देखते होंगे, आपने सरपंच या आपके गांव में पंच उनके वोट डालते देखे होंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको लिखना है। अब एक स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ मतलब ये नहीं कि कोई बीमारी ना हो उसको भी, हैजा हो गया, पीलिया हो गया, बुखार हो गया, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। यहाँ एक बढ़िया लोकतंत्र के लिए भी, ठीक है, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दर्ज होगा भी। ठीक है। क्वेश्चन तो आपको वही आएगा कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, कि जहां पूरे देश में सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार होता है, वो सार्वभौमिक मताधिकार होता है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सभी वोटों की वैल्यू क्या होती है? समान होती है। अभी देखिए क्यों जरूरी है भी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है भी। ठीक है। लोकतंत्र मतलब जनता का राज। क्या है? जनता का राज। तो यहाँ पे देखिए, अगर सार्वभौमिक आपका मताधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र ही नहीं होगा, लोगों का शासन है। वही देखिए आपके ये 4 आदमी है, 1 2 3 4 आदमी है इसमें, तो ये कहते हैं सिर्फ ये 2 व्यक्ति वोट डालेंगे, आधे व्यक्ति वोट नहीं डालेंगे, तो लोकतंत्र कहाँ हुआ अभी? लोकतंत्र ही खत्म है। सरकार तो इन लोगों ने चुनी, सभी लोगों ने थोड़ी चुनी है अभी। तो इसलिए क्या है, आपका सार्वभौमिक मताधिकार जरूरी है। उसकी क्या है? ये आधारशिला है। इससे क्या होता है? सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार मिलता है। ये बात आपको पता है कि सार्वभौमिक जो मताधिकार, उससे क्या सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार मिलता है। यह लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने और सरकार को उत्तरदायी बनाने का अवसर देता है। ठीक है। आप यहाँ तक कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इससे क्या लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं। ठीक है। उत्तरदायी कैसे? ये लाइन आपको नीचे वाली थोड़ी सी टेक्निकल लाइन है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कैसे भी। अब देखिए लोकतंत्र है, हर 5 साल में आपको बताया कि इंडिया में चुनाव होते हैं। ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको बताए थे, ये 4 लोग हैं भी। क्या है? ये 4 लोग हैं। ठीक है। अगर सिर्फ इन दोनों को वोट डालने का अधिकार है तो आपकी जो सरकार है, तो ये बताइए क्या इनका ध्यान रखेगी? आप कहेंगे सर इनसे तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला, इनके तो आगे चुनाव होंगे तब वोट कौन देंगे? सिर्फ यही 2 लोग देंगे, तो सरकार इनके प्रति क्या उत्तरदायी होगी? ये चाहे कुछ करते रहे, मरे या जी, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सरकार क्या होगी कि इनके प्रति उत्तरदायी नहीं होगी भी। अगर सभी को वोट डालने का अधिकार होगा ना, तो सरकार सबके प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी मतलब जिम्मेवारी सरकार को निभानी पड़ेगी।
क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। आधारशिला मतलब मूल जड़ है, इसके बिना तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता भी। इससे सभी नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिलता है। नागरिक अपने क्या चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार उनके प्रति उत्तरदायी होती है। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और आपको बताया कि 8th क्लास के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8, ताकि आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। और वो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उसकी प्लेलिस्ट में आप देख लेना, आपकी और भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। गुप्त मतदान का क्या अर्थ है, यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है अभी। अब बताया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गुप्त मतदान होता है, मतलब आप ये कैंडिडेट थे आपके ए और बी, तो आपको वोट डालने जा रहा कोई आदमी भी, हम मान लेते ई है, वो वोट डालने जा रहा है और उसने ए को वोट डाल दिया, अभी क्या नुकसान होंगे, किसको डाल दिया, ए को वोट डाल दिया। यदि गुप्त मतदान नहीं होगा तो बी को पता चल जाएगा कि इसने ई ने ए को वोट डाला। सबसे पहले तो इनमें द्वेष की भावना हो जाएगी भी, क्या होगी कि ये कहेगा अरे यार कैसा आदमी, वोट ही नहीं दिया मुझे, तो द्वेष की भावना हो जाएगी ना। और क्या करेगा, और मान लो जीत भी गया, ई ने वोट किसको डाला था, ई को डाला था, और लोगों ने भी वोट डाला था, मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा, बी जीत गया तो वो इससे थोड़ी सी मन में वो होगी कि इसने मुझे वोट नहीं डाला, तो ये अच्छी बात नहीं, द्वेष की भावना होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, गुप्त मतदान होता है ताकि पता ही नहीं चले कि किसने किसको वोट डाला, बस ये पता चलता है कि कितने लोगों ने किसको वोट डाला है, ठीक है, ये पता नहीं चलेगा कि किसने किसको डाला। चीजें क्लियर, तो यही आपको देखना है। गुप्त मतदान का अर्थ है कि कोई भी यह नहीं जान सकता कि मतदाता ने किसे वोट दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो डर नहीं होगा भी, अगर बी शक्तिशाली है ना, अगर ये पता चलता हो कि वोट किसको डाला, बी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और कहता है ए को वोट मुझे डालना भी, ठीक है, ये कहता है ठीक है मैं वोट आपको डाल दूंगा, लेकिन आगे क्या गुप्त मतदान है और उसे ए बढ़िया कैंडिडेट लगता था और वो ए को वोट डाल के आ जाएगा। लेकिन वही अगर गुप्त मतदान नहीं हो ना, तो बी सामने खड़ा देखेगा मुझे वोट नहीं डाल रहा, तो ये कंडीशन होगी भी। तो इससे क्या होगा, मतदाता बिना डर के, दबाव के या लालच के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकता है। मेन बात यही है कि गुप्त मतदान से क्या होता है, तो वैर भाव नहीं होता, क्या नहीं होता, वैर भाव नहीं होता, और जो मतदाता है बिना किसी दबाव में, बिना डरे अपना मतदान कर सकता है, अपना वोट डाल सकता है। क्लियर बात। यह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। ये क्या होता है, इससे निष्पक्ष चुनाव होता है, चुनाव में किसी प्रकार का संतुलन नहीं बिगड़ता, भी निष्पक्ष होता है, किसी का पक्ष नहीं लेता भी। आप यहाँ तक कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा, यहाँ तक भी, जहाँ पे वोटर क्या अपना बिना डरे, बिना भेदभाव के, और इसमें क्या है कि जो आपका आपसी भाईचारा है वो भी बना रहता है। ये चीज क्लियर आपकी, ठीक, आपके घर ये सारी चीजें ना, तो आपके घर वाले बता देंगे भी। लोकतंत्र के लिए क्यों गुप्त मतदान का क्या अर्थ है, कि गुप्त मतदान का अर्थ ये है कि इसमें किसी को पता नहीं चलता, किसी को ये नहीं, सिर्फ वोट डालने वाले को पता चलता है कि उसने किसको वोट डाला है, बाकी किसी को पता नहीं चलता कि उसने किसको वोट दिया। मतलब मतदान को बिल्कुल गुप्त रखा जाता है भी। अगर गुप्त नहीं रखा गया तो क्या होगा, ये बात आपके घर वाले बता देंगे भी, कि अगर पता लग जाए कि तो क्या चीजें हो सकती है अभी, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की उदाहरण दीजिए भी। अब प्रत्यक्ष भी क्या है, प्रत्यक्ष। अब मैं पहले तो आपको स्कूल का समझा देता हूँ भी, ठीक है, आपके स्कूल के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा प्रत्यक्ष क्या होता है भी, ठीक है। अब देखिए आपके स्कूल में भी एक होता है पूरे स्कूल का हेड बॉय भी, क्या होता है, पूरे स्कूल का हेड बॉय, और एक आपकी क्लास का मॉनिटर भी। दो बच्चे हमें चुनने हैं, एक तो क्या चुनना है, स्कूल का हेड बॉय चुनना है, और एक का चुनाव करना है क्लास के मॉनिटर का। जो क्लास का मॉनिटर है ना, ये आपकी क्लास है, ठीक है, इसमें आप ये सारे बहुत सारे बच्चे हैं और आपको मॉनिटर चुनना है। दो बच्चे वही आगे ए और बी, या सोनू मोनू लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, सोनू मोनू भी, ठीक है। तो आप क्या, टीचर क्या कहेगा कि सभी बच्चे बताओ सोनू मॉनिटर बने या मोनू मॉनिटर बने भी। तो कुछ बच्चों ने सोनू के लिए हाथ उठाया, कुछ बच्चों ने मोनू के लिए हाथ उठाया। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, जिसने मोनू के लिए, मान लेते ज्यादा बच्चों ने हाथ उठाया, तो मॉनिटर कौन हो गया, मोनू हो गया, मोनू को चुन लिया गया ना, तो ये आपका मोनू को चुन लिया। यदि आप कहीं गुप्त चुनाव कराना तो टीचर क्या कहेगा, पर्ची निकालो, क्या निकालो,
पर्ची निकालो और इस एक बॉक्स रख देगा कि जिसको आप मॉनिटर बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख के इसमें डाल जाओगे। तो सभी बच्चे आएंगे, गुप्त रूप से नाम लिखेंगे और इस बॉक्स में वो डालते जाएंगे पर्चियां। ठीक है, और टीचर बाद में निकाल के देख लेगा कि किसने किसकी कितनी पर्चियां हैं। जिसकी ज्यादा पर्चियां हो जिसके नाम की, वही मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है, ये गुप्त मतदान। और आपके टीचर आपके स्कूल में तो डायरेक्ट कर दिया जाता, गुप्त मतदान नहीं करवाया जाता, हाथ खड़े करवा लिए जाते हैं। उससे अगर सोनू ने जिसके लिए हाथ नहीं उठाया ना, सोनू ने के लिए जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उनसे सोनू नाराज हो सकता है अभी। चीजें क्लियर? अब यहाँ पे देखिए मोनो मॉनिटर बन गया। आप कहेंगे सर मोनो मॉनिटर बन गया, और ऐसे ही आपका स्कूल 1 से 10 तक है, 1 से 20 तक है, आपका जहां जितने भी क्लासें हैं भी हो सकता है सेक्शन बढ़ के 20 क्लासेस होंगी, तो सारे क्या आ जाएंगे, ये सारे मॉनिटर अब की बार क्या है, ये किसी क्लास का मॉनिटर 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 है, और ये अलग अलग क्लासों के क्या है आपके मॉनिटर। अब आपको किसका चुनाव करना है, हेड बॉय ऑफ द स्कूल। हेड बॉय ऑफ स्कूल में क्या होगा कि ये अब आपके सभी स्कूल के लोगों से वोट नहीं डलवाए जाएंगे, सभी क्लासों से, सभी विद्यार्थियों से नहीं। अब सिर्फ वोट कौन डालेंगे, अब वोट डालेंगे उस क्लास के मॉनिटर। क्या डालेंगे, क्लासेस के मॉनिटर ही डालेंगे। जब चुने हुए प्रतिनिधि किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो वो होता है आपका अप्रत्यक्ष। क्या है, अप्रत्यक्ष। और जब हम क्या है कि जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है तो वो होता है आपका प्रत्यक्ष चुनाव। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष सीधी जनता चुनाव करती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, आपका चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से और समझा दूं आपको, टेंशन मत लो। जी देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव, हमारे जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें जनता सीधे वोट डाल के हमारे प्रतिनिधि का चुनाव करती है। प्रतिनिधि मतलब जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर है ना, आपकी समस्याएं, आपकी जो तकलीफें हैं, जो भी आपको चीजें हो रही है, उसको उसकी जिम्मेवारी होती है ठीक करना। वैसे ही क्या होता है, हमारा प्रतिनिधि होता है वो सरकार तक हमारी बातें पहुंचाता है। तो ठीक है, तो जनता क्या करती है, सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट डाल के चुनती है। वो है आपका प्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा और विधानसभा इसके क्या आपके उदाहरण है। अप्रत्यक्ष चुनाव में प्रतिनिधि अन्य चुने प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। इस अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या है, देखो ध्यान से एक बात बता दूं, चुना तो दोनों में प्रतिनिधि जाता है भी। कौन जाता है, प्रतिनिधि चुना जाएगा भी आपका। क्या चुना जाएगा, प्रतिनिधि। जब आपका प्रत्येक चुनाव होगा ना, चुनाव कौन जाएगा, ये भी। तो इसमें वोट डाल कौन डालेगी, इसमें वोट डालेगी जनता। जब प्रतिनिधि को जनता के द्वारा चुना जाता है तो वो आपका क्या होगा, प्रत्यक्ष भी। क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा भी। आप बताइए, कोई डाउट नहीं सर, हमें कोई डाउट नहीं। और जब प्रतिनिधि का चुनाव किसके द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा भी, क्या है, प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे हमने हेड बॉय को चुना था। हेड बॉय में जो वोट किसने डाले थे, आप कहेंगे सर चुने हुए प्रतिनिधि मॉनिटर ने डाले थे, आपके पूरे स्कूल ने डाले थे। वैसे ही जो यहाँ पे प्रतिनिधि का चुनाव होगा प्रतिनिधियों द्वारा डाला जाएगा। जैसे लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य है ना, वो आपने चुन लिए। हाँ सर हमने चुन लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन लिए। अब चुनाव किसका होना है, चुनाव होना है आपके राष्ट्रपति का और राज्यसभा के सदस्यों का। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आप वोट डालते, नहीं डालते, तो फिर कौन डालता है, जो प्रतिनिधि आपने चुने हैं सिर्फ वो वोट डालेंगे भी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। डायग्राम आप याद रखना, बना देता बहुत अच्छी बात है और आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से किस प्रकार अलग है। ठीक है, अब देखिए वही पूछ लिया आपको भी, जो लोकसभा का भी कुछ बता दें आपको। जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है, मतलब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करती है, सीधा जनता करती है। कौन करती है, जनता करती है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने। आप कहेंगे सर विधायक कौन है भी, ये आपके चुने हुए हैं, आपके चुने हुए प्रतिनिधि है भी। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है।
चीजें क्लियर। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों को, ये उन बच्चों को आ रही है जिन्होंने अभी तक लेसन नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आगे एक बार ढंग से लेसन जरूर पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक है इनके समय का भी, क्या है समय का, कि जो राज्यसभा का जो व्यक्ति काम करता है सदस्य कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक उस पद पर बना रहता है, और लोकसभा का आपका 5 साल का कार्यकाल होता है। ये दो आपके अलग इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें चुनाव के द्वारा पूछा है कि आपको सीधा सा याद रखना है कि जो लोकसभा का है ना, उसका चुनाव कौन से किसके द्वारा होता है, उसका होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष। और जो आपकी राज्यसभा है भी क्या है, राज्यसभा है, उसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। बस ये बात आपको याद रखनी है, कार्यकाल न याद रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भी चीजें क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके विचारों से मत बदला की तुलना में ईवीएम के क्या क्या लाभ है। यहाँ देखिए ईवीएम का भी, ईवीएम का जिक्र आ गया और सरकार ने बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि ईवीएम का क्या लाभ है भी, ठीक है। तो अब बाकी जो है सरकार है, जो हमारी जो विदेशी विदेशी कह रहा हूँ सॉरी, जो विपक्ष है ना, वो आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर कि ईवीएम होता है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे क्या है कि आपको देखो जाते हैं उसी प्रकार का इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होता है। ये यहाँ पे बटन होते हैं और यहाँ सामने निशान, मान लो एक का ए का निशान है, एक का बी का निशान, सी का, और ये आपका है बैलेट पेपर। क्या होता है आपका बैलेट पेपर। बैलेट पेपर में क्या होता है कि पर्चियां होती है, क्या होती है, पर्चियां होती है, और आप वहां पे निशान आपको मोहर लगानी है और इसके अंदर डाल देना है। वहां मोहर रखी होती है, सभी जो कैंडिडेट होते हैं ना उनकी, मान लेते हैं यहाँ इस प्रकार से मोहर रखी हुई है, ए की, ये बी की और ये सी की, ये मोहर भी। आपको पर्चियां मिलेंगी, आपको पर्ची पे क्या करना है, ये मोहर मारनी है और इसके अंदर डालना है। मान लो किसी को बी कैंडिडेट को वोट डालना, ये उठाई मोहर मारी, इस पर्ची के अंदर डाली, मतलब पर्चियों के रूप में इसमें मतदान होता है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में क्या होता है कि व्यक्ति जाएगा, मशीन आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको बटन दबाना है ए को वोट डालने के लिए, बी को डाल आपको ये वोट डालना है, और सी को ये। समझ में आ गया आपको बात। तो ये था आपका ईवीएम, ये क्या था आपका ईवीएम। और मतपत्रों की तुलना में ये है आपके मतपत्र पर्चियों के माध्यम से, कागज की प्रतियों के माध्यम से। अब मैं बताना कि फायदा क्या है, ईवीएम का फायदा बताना, तो हम नुकसान भी ध्यान में रखेंगे भी। ईवीएम से मतदान जल्दी और सरल हो जाता है। अब देखिए ये आएगा, पर्ची उठाएगा, मोहर मारेगा, फिर इसमें डालेगा, इसमें क्या भी आना है और बटन दबाना है। तो सबसे पहले ईवीएम से मतदान जल्दी हो जाता है और सरल हो जाता है। दूसरा काम है फिर करनी है इसकी गिनती भी। क्या करनी है, गिनती। इसमें तो पर्चियों को निकालना पड़ेगा और उन पर्चियों को क्या करना पड़ेगा, हमें गिनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पर्चियों को गिनना पड़ेगा, और फिर क्या है, ज्यादा समय लगता है। तो सबसे पहले इससे जो मतदान जल्दी और सरल हो जाता है, मतगणना भी कम समय में हो जाती है। इसमें तो कंप्यूटर लिखे हुए मिलेंगे कि इसके कितने वोट आए, ए के 400 वोट आए, बी के 500 वोट आए, सी के 300 वोट आए। अब इनको टोटल तो करना है अलग अलग मशीनों का भी। अब इसमें कागज लगेगा, इससे कागज की भी बचत हो गई और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है। ये चीज है ना, ये लाइन आपकी नहीं है, पारदर्शी नहीं होती भी, ठीक है। अब पारदर्शी क्यों नहीं होती, आप कहेंगे सर सारी चीज आपने बता दी, फिर पारदर्शी मतलब कि निष्पक्ष भी, बिल्कुल साफ साफ पता चले, वो क्यों नहीं होती। क्योंकि अब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये आपकी गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे आपके कंप्यूटर हैक कर ली जाते हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इनको हैक किया जा सकता है। क्या है, हैक किया जाता है। किस प्रकार से, यदि आप बी वाले ने हैक कर दिया ना, तो आप ए को वोट डालोगे तो भी बी के वोट आएगा। इस प्रकार की अफवाहें हैं, मैं नहीं कहता कि पूर्णतः सत्य है, इस प्रकार की अफवाहें हैं, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा संशय है। और इस तरह कहा जाता है कि हमें वोट चाहे टाइम लग जाए, ठीक है, समय लग जाए, कुछ लग जाए, लेकिन हमें इसके माध्यम से वोट करवाना चाहिए ताकि आपका चुनाव निष्पक्ष हो। भी क्या हो, निष्पक्ष हो। चीजें समझ में आ गई। और फायदे क्या, फायदे तो आपको बता दिया। चुनाव मतदान जल्दी हो जाता है, गिनती जल्दी हो जाती है, और पेपर की भी बचत होती है, कागज की भी बचत होती है। भारत के कुछ नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कमी आ रही है, इस प्रवृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं।
अधिक लोगों को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नगरीय भी, शहरों में भी मतदान प्रतिशत मतलब कितने प्रतिशत लोग वोट कर रहे हैं, 100 में से कितने लोग वोट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल वोट होता ना, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कितने परसेंट ने वोट किया, और ये कहता है कि शहरों के लोग बहुत कम मतदान करने आते हैं भी। ऐसा क्यों हो रहा है भी? और उनको अधिक जागरूक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए भी? शहरी क्षेत्रों में व्यस्त जीवन के कारण भी, एक तो उनकी जीवन इतना व्यस्त हो गया, काम पे लगे हुए हैं, ठीक है, काम से उन्हें फुर्सत नहीं, पहला कारण तो ये। दूसरा है राजनीतिक उदासीनता भी, तो उन्हें राजनीतिक उदासीनता मतलब वो राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई चुनाव जीते कोई हारे, तो उन्हें सिर्फ अपने जॉब से मतलब, अपने परिवार से मतलब, उन्हें सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये सोचते हैं कि हमें तो नौकरी पे जाना, पैसा कमाना, बस हमें सरकार कोई आए कोई जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो राजनीतिक उदासीनता और मतदान के प्रति जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारण है। 3 कारण आपको बता दिया। और एक मतदान के प्रति वो जागरूक नहीं कि मतदान से क्या हो सकता है, वो इस चीज के बारे में जागरूक नहीं है। ये तो कमी के कारण है भी। तो मेन कमी के कारण आपका यही है, राजनीतिक उदासीनता भी, ठीक है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना चाहिए, कि जो आपके लोगों को ना जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, मतलब लोगों को बताना चाहिए कि आपका मतदान क्यों जरूरी है, और एक मतदान को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए भी, ठीक है। अब फिलहाल क्या होता है कि कोई व्यक्ति मान लेते सच में व्यस्त है, अमीर आदमी है, शहर में रहता है, एसी में रहता है, और वो गया मतदान क्षेत्र पर, तो यहाँ देखा उन्होंने कि एक लाइन लगी हुई है 100-200 लोगों की भी, ठीक है। वो यहाँ खड़ा हो गया अपना मतदान करने के लिए, अब उसके आने लगा पसीना में, ठीक है। वो कितनी देर खड़ा रहेगा भी, शहर का आदमी है ये, तो आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा, थोड़ी देर वेट करेगा और ये क्या चला जाएगा, घर चला जाएगा, और आगे कभी सोचेगा ही नहीं वोट डालने की, और 2 और बताएगा जाके वोट डालने मत जाना भी, बहुत लंबी लाइन लगी है, 3 घंटे में नंबर आएगा। तो हमें ये चीजें सुविधाजनक बनानी होंगी। आ रही समझ में? यहाँ पे किसी को प्यास लग गई, सुविधाएं, तो हमें क्या है कि सुविधाजनक बनाना होगा मतदान को भी। चीजें क्लियर? आपके विचार से लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्यों होती है? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी हुई। तो कुछ सीटें ना, कुछ सीट होती है वहां पे सिर्फ जो चुनाव लड़ेंगे वो आरक्षित जनजाति के ही लोग लड़ेंगे, ऐसा क्यों है? ठीक है। अब देखिए, ऐसा माना गया है या फिर बताया गया है, मैं पढ़ाया गया है, वही बात मैं आपको बताता हूँ कि हम मान लेते हैं ये 4 ग्रुप है भी, 4 ग्रुप के लोग रहते हैं, 4 धर्म के ग्रुप के मान लेता हूँ मैं, धर्म और इस पे भेदभाव नहीं करेंगे। 4 जातियों के लोग रहते हैं भी, ए बी सी, सी 3 की मान ली, क्या मान लिए, सी की मान ली। जो ये ना, ये आपके आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इन्होंने कभी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बहुत ज्यादा गरीब थे काफी लंबे समय से। जैसे ये दिन आपके ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति ये है। और बी और सी ठीक ठाक है, बी और सी क्या है, ठीक ठाक, इनके पास पैसे, शिक्षा वगैरह सब कुछ है। अब जो चुनाव हो रहे हैं ना, चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें बी और सी समुदाय के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। अब इन्होंने क्या बनाना है, यहाँ एक भवन है सचिवालय, मान लेते हैं संसद या सचिवालय जो भी है। अब यहाँ बैठ के ये पूरे देश के लिए क्या बनाएंगे, यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ बैठ के जो चुन के गए हैं ना, बी समुदाय, एक अकेला व्यक्ति नहीं, अगली बार पूरा समुदाय और सी समुदाय, यहाँ से उच्च प्रतिनिधि जीत गए इनके समुदाय के लोग। यहाँ बैठ के कौन कौन बैठे हैं, बी समुदाय के लोग बैठे हैं और सी समुदाय के लोग बैठे हैं, उन्हें कानून बनाना है, तो ये आपस में डिस्कस करेंगे। अब क्या ये सी एक ही बातों का जिक्र करेंगे, एक जो आपके बुनियादी सवाल है, क्या वहां इनका कोई जिक्र होगा? तो बोला जाता है कि शायद नहीं होगा भी। क्या नहीं होगा, शायद नहीं होगा। तो कितने उम्मीदवार लगे थे, चलो मान लेते 10 उम्मीदवार प्रतिनिधि आपके जीतने थे, क्या जीतने थे, 10 जीतने थे। 10 के 10 क्या जाएंगे, बी और सी में हो सकता है कि बी के 7 चले जाए, सी के 3 चले जाए, इस प्रकार, लेकिन ए का नहीं जा रहा था ये, तो जिक्र सिर्फ बी और सी का हो रहा था। तब फिर सरकार ने क्या किया कि भाई साहब ये 10 सीट है ना, तो इसमें से जो 3 प्रतिनिधि है ना, वो तो ए के ही जाएंगे, ए के जरूर जाएंगे, ठीक है, कि 3 तो कम से कम ए के जाएंगे ही जाएंगे। उन 3 क्षेत्रों पे आपके बी और सी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो अब क्या जाएंगे, 3 तो इनके जाएंगे जाएंगे भी।
तो इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, उनकी सीटों को आरक्षित कर दिया है। और वही पूछा ये 3 क्यों लड़वाए, क्योंकि यहाँ जब ये नियम और कानून जो सुविधाओं का जिक्र होगा तो इनका जिक्र उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो इसलिए ये 3 तो होंगे, यहाँ पर ये 3 तो होंगे भी। तो यही आपका कहा है कि आपको लोकसभा में ये क्या आपकी सचिवालय की जगह लोकसभा कर देना। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, ताकि उनके प्रतिनिधित्व भी यहाँ पहुंच सके, संसद में जा सके, संसद में भी उनकी बात उठाई जा सके, संसद तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। इससे समाज के कमजोर वर्गों की आवाज संसद तक पहुंचती है। अब इनकी आवाज भी संसद तक पहुंचने लगी। यह सामाजिक समानता और न्याय को मजबूत करता है। इससे क्या मिलेगा कि सामाजिक समानता मिलेगी और न्याय का बढ़ावा मिलता है। अब आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया है। अब भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही थी, एक बार वीडियो को 2 की स्पीड पे 1.5 की स्पीड पे दोबारा करके देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता देना। चीजें क्लियर? अगर सोशल मीडिया हमारे चुनावी अनुभव को किस तरह से बदल रहा है, क्या लोकतंत्र को सशक्त बना रहा है या इसे उलझा रहा है अभी। अब सोशल मीडिया, फेसबुक है आपका, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये इससे चुनाव पर क्या असर पड़ता है अभी। तो सबसे पहले फायदे देख लेते हैं कि फायदे भी, हर चीज के फायदे भी और नुकसान भी। सबसे पहले फायदे देख लेते हैं कि सोशल मीडिया से लोगों तक चुनावी जानकारी तेजी से पहुंचती है और जागरूकता बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया से ना जो चुनावी जानकारी है वो तेजी से पहुंच जाती है भी, ठीक है, और चुनावी जागरूकता बढ़ती है। इससे युवा राजनीति में अधिक रुचि लेने लगे। अब क्या है कि युवा राजनीति में अधिक रुचि लेने लगे क्योंकि सोशल मीडिया में बात करने लगे राजनीति के बारे में भी। लेकिन ये हो गया आपके फायदे। फायदे क्या, चुनावी जानकारी तेजी से बढ़ने लगी है और लोग चुनाव में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि झूठी खबरें, अफवाहें, भ्रामक प्रचार लोकतंत्र के लिए चुनौती बनते। कई बार क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें और अफवाहें फैल जाती है जो चुनाव में बाधा डालती है। भविष्य में डिजिटल माध्यम चुनाव प्रचार का और महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे और इनके माध्यम से क्या है कि चुनाव का प्रचार और प्रसार भी होने लगा और भविष्य में ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं चुनाव प्रचार में भी। चीजें क्लियर? अब आपको क्या है कि किसी भी आपको एक वेबसाइट है indiavotes.com, तो इस पे आपको जाना, इलेक्शन कमीशन वाले पे आप जा सकते हो। वहां पे आपको रिजल्ट मिलेंगे विधानसभा या फिर सांसद के, वहां किसी का भी आप देख लेना भी। तो 2024 के चुनाव में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से विजयी हुए कौन, नरेंद्र मोदी भी। हरियाणा विधानसभा चुनाव विभिन्न क्षेत्रों से विधायक चुने गए जिन्होंने राज्य सरकार के गठन में भाग लिया। तो आप देख लेना किसी का भी, अपने क्षेत्र के विधानसभा पूछ लेना और लोकसभा सदस्य पूछ लेना अपने पेरेंट्स से कि किस प्रकार से कौन जीता है और कितने वोटों जिंदा, वो सारी जानकारी आपको बता देंगे क्योंकि आपके पेरेंट्स की जरूर राजनीति में इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर आप देख लेना आस पड़ोस में कोई राजनीतिक व्यक्ति हो तो वो आपको इस लेसन के बारे में तमाम जानकारियां दे देगा, ठीक है। तो आपको ये आज का लेसन समझ में आया या फिर नहीं आया, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे हम अगले अध्याय के क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।